कल हमने बात किया था डेवलपिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रीज के। ठीक है, हम बात करते करते बहुत सारी बातें बताने लगे उसमें। 1950s के टाइम में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश जब आजाद हुए तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी आधारभूत व्यवस्था को दुरुस्त करना, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पटरी पे लाना। क्योंकि कोई भी देश की सत्ता जब आप पर सुपर इम्पोज होती है तो आप उसके आदमी नहीं है इसलिए आपकी चिंता नहीं करेगा। लेकिन जब देश की सत्ताएं, ऐसी सत्ताएं विदाई होती है या औपनिवेशिक कॉलोनियल ऐसी व्यवस्थाएं हटती हैं और अपने लोग आते हैं तो वो सबकी चिंता करते हैं। इसीलिए पराधीन सपने सुख नहीं, किसी के अधीन रह करके कभी सपने में भी सुख का एहसास नहीं होता है। आपने इसी शहर में देखे होंगे बहुत सारे लोग पहाड़ से, गांव से, कहीं से नौकरी की तलाश में आते हैं और एक कमरे किराए पे ले लेते हैं और वो कमरे किराए में रहते हुए रोजाना एक नई कॉलोनियल पॉलिसी से गुजरते हैं। गाड़ी यहां नहीं खड़ी कर सकते, रात को 10 बजे के बाद आप आते हैं इसका ध्यान रखिए, आपके कमरे की लाइट जलती रहती है रात भर, आप मोटर कई बार चला के पानी लेते रहते हैं, मोटर एक ही बार चलेगी, आप गाड़ी बाहर अपनी खड़ा किया कीजिए, आपके यहां बहुत लोग आते जाते हैं, ये नहीं चलेगा, आपका बच्चा रोता है बहुत ज्यादा, रात में डिस्टर्ब होता है, आप थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का। आप ऊपर वाली छत पे जाएं लेकिन इधर उधर ज्यादा नहीं सामान वामान न फैलाएं, कपड़े आप इधर सुखाया कीजिए अपना। ये सारे इंस्ट्रक्शन कॉलोनियल हैं। हर किराए में रहने वाला व्यक्ति इससे आजादी चाहता है और इसी आजादी की फिराक में वो संघर्ष करता है, पैसे जोड़ता है, मेहनत करता है, प्लॉट खरीदता है, अपना घर बनाने का प्रयास करता है। इस शहर में हर गांव का वो शख्स जो नौकरी, रोटी, पानी की तलाश में शहर तक की यात्रा किया है, इस कॉलोनियल मानसिकता से गुजरा है। कम गुजरा, ज्यादा गुजरा मुद्दा हो सकता, बट गुजरा है। उसको मालूम है कि किराए में रहने के हाउस टैक्स से मतलब नहीं है, उसको मालूम है कि किराए में रहने से बिजली को हमने तार खिंचवाने, मीटर लगवाने, बिजली विभाग में चक्कर लगाने कुछ नहीं करना। पानी के लिए पानी वालों को नल लगाओ, ये करो वो करो, ईंटा, गारा, बजरी, सीमेंट, सरिया, पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। 1.5 साल लोन हो जाएगा बैंकों का, जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, तरह तरह की समस्याएं आएंगी। लेकिन इस समस्या को उठाने के लिए इसलिए तैयार होता है क्योंकि उसको कॉलोनियल मानसिकता से बाहर निकलना है। यही हमारी आजादी की लड़ाई भी थी, तो हमें उस कॉलोनियल मानसिकता से बाहर निकलना है। उनके रूल, उनके रेगुलेशन, इंग्लैंड के पार्लियामेंट से ये पादरी आएगा, ये करेगा, वो करेगा, ना, जो करेंगे हम करेंगे। सम प्रभु, सोवर्निटी, इंडिपेंडेंट, हमारी मर्जी, हम यहां टीवी लगाएं, हमारी मर्जी इस दीवार में कील ठोकें, हमारी मर्जी हम गाड़ी कहीं खड़ी करें, हमारी मर्जी हम कुछ भी करें। इस मर्जी की तलाश में रहता है वो। इसी को बोलते हैं कॉलोनियल मानसिकता से बाहर निकलना। तो हमारा प्रशासन 50s के पहले कॉलोनियल था, हमारा देश ही कॉलोनियल था। और जब आजादी हमको मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उम्मीद बढ़ी, क्या हमारा आदमी है। कौन? जवाहरलाल नेहरू।
हमारा आदमी है, ये करेगा हमारे लिए, ये आईआईटी बनाएगा, ये आईआईएम बनाएगा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगा, ये मेडिकल कॉलेज बनाएगा, ये रोजगार देगा, ये बांध बनाएगा, ये फलाना करेगा, सड़क बनाएगा, गांव सुधारेगा, ये आदमी करेगा। कम किया ज्यादा किया मुद्दा हो सकता है, बट दिल से करेगा। पराधीन सपने सुख नहीं। किसी का अधीन रहते हुए कितना भी मलमल पे लेटाता हो, लेकिन अपना दरी पे लेटाए तो उसमें नींद अच्छी आती है, क्योंकि उसकी नीयत ठीक होगी। इसलिए लोकतंत्र की सत्ता, श्रम प्रभु राष्ट्र यानी सोवर्निटी जो नेशंस हैं और जो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, भले ही थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी गरीबी होगी, थोड़ी भूखमरी होगी, थोड़ी अन्य दिक्कतें होंगी, लेकिन अंग्रेजी शासन से हर हाल से अच्छा है। यहां तक समझ गए? लेकिन चैलेंजेस तो हैं। जब अपेक्षाएं बढ़ेंगी तो चैलेंज बढ़ेंगे। भारत के सामने भी यही चैलेंज थे कि आजाद देश में अपेक्षाएं बढ़ी, सबको लगा कि अब आजाद हैं, अब तो रामराज आएगा, सबके घर में दूध और दही की नदियां बहेंगी, जेब में पैसे होंगे, बीमार होंगे तो चिकित्सालय होंगे, और बच्चे पढ़ेंगे तो विश्वविद्यालय होंगे। ये तो कौंधा ही था मन में, यह दृष्टिकोण भर भर के दिमाग में आया, और उस यात्रा में कम ज्यादा काम होने भी लगा। और 1947 से लेकर 2024, अभी आज 7 अगस्त है, एक हफ्ते के बाद फिर 15 अगस्त आएगा। इस पूरी यात्रा में कुछ गरीब रह गए, कुछ भूखमरी में रह गए, कुछ अशिक्षित रह गए, कुछ बेरोजगार तो बहुत रह गए, कई अभी अपने जीवन को सर्वाइवल एस्पेक्ट में लाने में भी सक्षम नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि वक्त तो ठीक ठाक बिता लिया, करीब करीब 8 दशक के आसपास हमने बिता लिया, लेकिन काम में जो प्रशासनिक और शासनिक दक्षता और ईमानदारी होनी चाहिए, उसका हो सकता है या हुआ है लोप। बाकायदा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अमीर अमीर बन गया, गरीब गरीब हो गया, आर्थिक खाई पैदा हो गई, नई नई आरक्षण की व्यवस्थाएं पैदा होने लगी, और लोक नीतियां जो जनता के हितों को सुनिश्चित करके उनको तन्ना के खड़ा कर देना चाहिए, आज वो बौनी सिद्ध हो गई। तो जो सपना 47 में देखा गया था, वो 2024 तक भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अब पूरा नहीं हुआ है तो यह ड्यूटी किसकी है? यह उन पॉलिसी मेकर्स की है और उन एग्जीक्यूटर्स की है। उसमें नेहरू से मोदी तक शामिल है। हमारे यहां गवर्नमेंट और शासन को एक ही समझते हैं, और हमने क्या बोला 4 बताते समय कि बिना प्रशासन के शासन रहता नहीं है, बिना प्रशासन के शासन नहीं रहता है। आप लिखते हो ना हिंदी में, क्या लिखते हो? शासन, इसी को तो गवर्नेंस बताए थे ना अभी। और जब प्रा लगा देते हो तो क्या बन जाता है? प्रशासन। यानी कि अगर इस प्रा को हटा दें तो क्या हो जाएगा? प्रा हटाते ही क्या हो जाता है? ये प्रा हटाने से शासन ही। इसका मतलब प्रशासन में शासन है। हमको हम इसे चुरा लो, हमको चुरा भी। अरे मेरी पढ़ाई तुम ले लो, ले रहे हो ना? अब मेरे पास आपने लिया, उसके बाद क्या राजू, मेरे पास उससे ज्यादा बची है यार। कल से ज्यादा ज्ञानी तो मैं भी हुआ ना। तुम ही थोड़ी ज्ञानी हो रहे हो, ज्ञानी तो हम भी हो रहे हैं। कल से ज्यादा ज्ञान मेरा भी बढ़ा होगा। हमने तुमको जैसे जैसे दे रहे हैं, मेरा ज्ञान और बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे पास पहुंच रहा है, मेरा बड़ा हो रहा है। यही मजा है इस ज्ञान की दुनिया का। पैसा देने से घटता है अपने पास, अज्ञानवा देने से
हाँ, यही तो मजा है। अगर हमारे ज्ञान देने से, अरे यार मेरा ज्ञान कहाँ गया मेरा, अगर मैं जेब में खोजने लगूं, अरे मैं तो ज्ञान लेके आया था, चला गया, तो मैं सोचूंगा बचा लो बचा लो। इसलिए आदमी कह रहा है 10 रुपया कम कर लीजिए, क्योंकि उसको मालूम है जैसे 10 रुपया आपको देगा उसका 10 रुपया घट जाएगा, तो वहां बार्गेनिंग करेगा। यहां जो नहीं बताना वो भी बताएगा, क्योंकि यहां घटता नहीं है। शासन में क्या घुसा है? प्रशासन। प्रशासन आया ना शासन के बाद, प्रा लगा देने से ही शासन प्रशासन हो जाता है। अब प्रा बताए होंगे कि हिंदी, उर्दू या इसका संस्कृत में उपसर्ग होते हैं। जैसे सफलता के आगे अ लगा दो असफलता हो जाता है, वैसे प्रशासन शासन के आगे प्र लगाने से प्रशासन हो गया। इसका मतलब कहानी प्र में छुपी है। प्र का मतलब होता है, संस्कृत का उपसर्ग है आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना, टू मूव। क्या मूव करोगे तुम? सरकार के पास क्या है? पॉलिसी है, और प्रशासन क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट करेगा। आगे बढ़ाया ना उसने, किसके लिए आगे बढ़ाएगा? गुड, पब्लिक के लिए। जो शासन, जो प्रशासन पब्लिक के लिए, अगर ये पॉलिसी किसके लिए थी? गुड, पब्लिक के लिए। प्रशासन किसके काम करेगा? जो प्रशासन पब्लिक के लिए काम करे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यही तुम्हारा विषय है, ठीक? यही ना है सब्जेक्ट। तो इसी को हम डेरिवेट किया हुआ 12 और 16 विषय में, यही बारी बारी से पढ़ लो, हो गया आईएएस। बताना भी है वहां, कुछ समझे? आओ इधर। विकसित का मतलब बेटा डेवलप्ड। डेवलप्ड बोले तो यूएसए कर लो। विकासशील यानी डेवलपिंग बोले तो कौन आएगा? भारत कर लो, इंडिया। ठीक है। ये कब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में ये भी आता है, ये आजाद हुआ। चुनौती क्या थी? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह की। बेसिक डेवलपमेंट कैसे किए जाएं। ठीक हो गया। वर्ल्ड बैंक ने सबको पैसा दिया, चंदा उंदा देते हैं अमीर देश, पैसा दे दिया, लेकिन विकास नहीं हुआ। सब परेशान ही रहे पैसा पाके भी। चाइना का एक फ्रेडरिक्स था, उसका नाम था फ्रेडरिक्स। FREDRIGS, फ्रेडरिक्स। ठीक है ना? फ्रेडरिक्स ने क्या किया? फ्रेडरिक्स 1952 में, क्योंकि 2-4 साल बीत गया, पैसा वैसा दिए, काम उम किए, कुछ आइडिया नहीं लगा, तो फ्रेडरिक्स से कहा, फ्रेडरिक्स ने एक अध्ययन किया, यार इन लोगों को पैसा मिला, इनका विकास नहीं हुआ। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश ऐसे ही रह गए फिर। ये घटना है 1952 की। इस 1952 में उसने क्या किया? उन देशों के साथ तुलना किया। किन देशों का? जिन देशों से गुलाम थे उन देशों से। जैसे हम इंग्लैंड से इंडिया तुलना करें, तो हम इसको डेवलपिंग और डेवलपमेंट कंट्री की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक। इसी को आगे, जैसे लोक प्रशासन था, अब तुलनात्मक प्रशासन आ जाएगा। शब्द को समझते जाना। क्या आया? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तुलना कर रहे हैं ना अब। तो उसने ये पाया कि जो लोग
जिस देश से गुलाम थे उसी देश की विकास के मॉडल की नकल कर रहे थे। बात को जरा गहराई से समझना। जो विकास, जो जिन देशों से वो गुलाम कॉलोनियल थे, जैसे हम इंग्लैंड हमारे पे सत्ता स्थापित किया था, इंग्लैंड चला गया, भाग गए, वो चले गए, भाग गए 47 में। लेकिन हमारे पास जो पैसा आया तो जैसे वो विकास करते थे वही विकास हम करने लगे। कुछ आ रहा है समझ में? तो जब राजू वही विकास तुम करोगे तो उसका कहना था रिक्स का कि दैट इज ए नॉन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। व्हाट डू मीन नॉन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट? भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं है ये। भारत की पूरी आबादी गांव में बसी है, चंद प्रतिशत शहरी हैं। तो क्या होना चाहिए? खेती बाड़ी को तवज्जो होना चाहिए, नालियां खेतों तक पहुंचाया जाए, नलकूप हो, भगवान भरोसे खेती के बजाय सिंचाई उचाई की व्यवस्था की जाए। तब क्या होगा? इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर मैं समुद्र के किनारे हूं तो मैं मछुआरा होकर के अपनी जिंदगी काट सकता हूं, दैट इज इकोलॉजिकल। आज की आभासी दुनिया में आप देखें तो आपकी जो कमाई है, आपका जो काम है, आपका जो दायरा है, उसको रोजाना एक नए फ्रस्ट्रेशन के साथ फांदने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दूसरों की कमाई, दूसरों का दायरा आप फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। किसी की कार देख रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप उसको फांदने का प्रयास करते हैं। दैट इज अ नॉन इकोलॉजिकल, ये गैर पारिस्थितिकी है। रिक्स ने बताया नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। क्या करना है हमें? गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी की ओर। आप अरे भाई छोड़ो ना उनको, अमेरिका को छोड़ो, रसिया को छोड़ो, स्कैंडिनेवियन कंट्री को छोड़ो, यूरोप को छोड़ो, छोड़ो, तुम अपना पकड़ो। अपना पकड़ोगे तो देर सवेर तुम उनके जैसे नहीं, उनसे बेहतर होगे। सचिन तेंदुलकर किसकी नकल करके क्रिकेट सीखा और किसकी नकल करता रहा जिंदगी भर? सचिन तेंदुलकर स्वयं एक सचिन तेंदुलकर था। अपनी इकोलॉजी में, अपनी टेक्निक में, अपने प्रोसेस में, अपने बिहेवियर में, अपने डिसीजन में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने मोटिवेशन में, अपने लीडरशिप में अगर आप इनकरेजमेंट को खोजते हैं तो भले ही आपकी रफ्तार धीमी हो, लेकिन युद्ध जीतने की कला कौशल से जिस दिन निपुण हो जाएंगे उस दिन रॉकेट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। भारत की गलती क्या थी? क्या थी भारत की गलती? अब भारत छोड़ो, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सबकी गलती क्या थी? क्या बताया रिक्स ने? रिक्स ने बताया कि ये लोग वही विकास कर रहे थे जो विकास वो गुलाम के समय थे, वो अपनी इकोलॉजी में विकास कर रहे थे। हमें अपनी इकोलॉजी में विकास करना है। तो इसको कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के तहत क्या समझा उसने? एक तो उसने बताया इकोलॉजिकल, नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल की तरफ, और एक तरफ क्या बोला? आपको अनुभव मूलक की ओर चलना है। आप क्या एहसास करते हो, क्या चाहिए, आप समझे ना? हम घर में कई तरह के लोग रहते हैं, कम उम्र के, ज्यादा उम्र के, स्त्री पुरुष, हर तरीके के मिल के परिवार बनता है।
बच्चों को चॉकलेट पसंद है, कुछ और खाते रहते हैं, जैसे कुछ खाते रहेंगे, पापा लेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा बेटा। कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो हमें नहीं पसंद है। हमारी अपनी इकोलॉजी है ना, हमारी अपनी शरीर है, हमारी अपनी उम्र है, तो हमें अपने उम्र और अपने शरीर के हिसाब से चीजों को मैनेज करना है ना। तो अपने शरीर के हिसाब से करो, दूसरों को नाज नखरे के हिसाब से क्यों उठाए हुए। ये रिक्स ने बताया। और रिक्स कहाँ का था बेटा? रिक्स की माँ जो थी, बाप जो था चाइनीज था। रिक्स का फादर चाइना का था, उसकी अम्मा अमेरिका की थी। तो अगर बर्थ के हिसाब से देखें फादर की तरफ से, तो चाइनीज हुआ क्योंकि उसके फादर चाइना के थे, लेकिन वो उसकी मदर अमेरिकन थी। तो जब अपने नानी के यहां जाता था तो अमेरिका देखता था, और जब चाइना में होता था तो खेती देखता था। आप समझेंगे नहीं बात को? देखो मैंने क्या बोला, असर पड़ता है ना इन चीजों का। जब वो चाइना में होता था तो खेती बाड़ी दिखता था उसको, और जब अमेरिका जाता था तो उसको इंडस्ट्री वगैरह दिखती थी। तो उसने बताया कि दुनिया में, अब उसको प्रूफ करना था ना, तो 1956 में उसने दो एस्पेक्ट ले आया। एक एस्पेक्ट उसने लाया अरे एक एस्पेक्ट लाया इंडस्ट्री। अमेरिका में उसने क्या देखा? इंडस्ट्री देखा। और चाइना में क्या देखा? हाँ, फार्मिंग, एग्रीकल्चर देखा। तो उसका मैं आप लोगों को बता दूं, उसने जो नाम दिया है ना, वो डिक्शनरी में मिलता नहीं है, वो अपना नाम दिया है। समझ जाएंगे क्या कहा जा रहा है, बट उसका नाम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, बट उसका नाम मैं बता रहा हूं। उसने क्या बोला, जो अमेरिका का था उसने कहा सोसाइटी दो है, दो प्रकार का समाज दुनिया में है। क्योंकि वही तो देखा था, तो जो देखा वो बता रहा, जैसे मैं जो जानता हूं वही तो आपको बताऊंगा ना। दो प्रकार का सोसाइटी बताया। एक बताया इंडस्ट्रिया, एक बताया इंडस्ट्रिया। इंडस्ट्रिया को हम लोग हिंदी करते हैं तो औद्योगिका बोलते हैं, औद्योगिका। और जो चाइना वाला समाज को उसने, चाइना था, फिलीपींस था, कंबोडिया था, आपका ये क्या बोलते हैं, श्रीलंका था, इंडिया था, मलेशिया था, ये सारा इलाका की बात कर रहे हैं। इन सभी का नाम उसमें आता है। पूर्व में जो थे उनको क्या बोला? एग्रिया। एग्रिया का मतलब यहां पर हिंदी में होगा कृषिका, नॉट कृषि, नॉट एग्रीकल्चर। उसने कहा दुनिया में दो समाज पाए जाते हैं, एक इंडस्ट्रिया है, एक एग्रिया है, एक इंडस्ट्रिया है। यह घटना है 1956 की। लोगों ने इसकी बड़ी आलोचना की। आलोचना यह की कैसे कैसे हो सकता है। मैं रिक्शा से पूछे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई समाज में केवल इंडस्ट्री इंडस्ट्री और किसी समाज में केवल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। यहां सब लोहा ही खाते हैं कहां? इनके यहां कृषि नहीं है, और यहां सिर्फ गेहूं पैदा होता है, यहां सुई फावड़ा ये कपड़ा लत्ता कुछ बंद ही नहीं करता है, कोई इंडस्ट्री नहीं होती। तो चूंकि आलोचना में उसने एक संशोधन किया, संशोधन कर करके एक समाज और बनाया उसने, तीसरा समाज नाम दिया, उसका नाम दिया ट्रांसीटिया। ट्रांसीटिया इसको बोलते हैं संक्रमणकालीन वाला समाज। ट्रांजिशन समझते हैं कि नहीं? जैसे कहते हैं ट्रांजिशन फेज,
अभी बारिश चल रहा है ना, सितंबर के बाद मौसम का ट्रांजिशन फेज आएगा, कुछ जाड़ा सा होने लगेगा, कुछ बारिश खत्म हो जाएगी, दैट इज ए ट्रांजिशन फेज। यानी कि कुछ औद्योगिक और कुछ, हाँ, तीसरा समाज उसने बताया कि कुछ समाज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है और कुछ, अरे उसी में यार, जैसे तुम्हारी आंख तुम्हारी मम्मी जैसी है और नाक तुम्हारे पिताजी जैसा, तो ट्रांजिशन हो गया ये, समझ गए कि नहीं। कुछ एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल इसमें डाला, मतलब कुछ एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, यानी एक सोसाइटी ऐसी है, लेकिन रिक्स जो है ना, इसको साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाया। आ समझ में, इसको साइंटिफिकली वो प्रूफ नहीं कर पाया। लोग कैसे मानेंगे ऐसे, हम कुछ भी बोले, आप समाज दुनिया क्यों मानेगी, वो तो कहेगी इसका साइंटिफिक क्या प्रूफ है, भाई आप क्या बकवास किए जा रहे हैं, फालतू बोले जा रहे हैं, है ना। वैसे एक बात बताएं, हम कहीं भी जाते हैं बोलने के लिए, अगर मेरा कोई विरोध करता है तो मुझे अच्छा ही लगता है। जैसे हम कोई ऐसी बात बोलते हैं ना, कभी कोई क्वेश्चन करता है कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमको अच्छा इसलिए लगता है, मालूम है क्यों? क्योंकि हमको अब उसे एलोबरेट करने का मौका मिला है। अब देखो, क्वेश्चन तो आप ही ने पूछा, तो चाहे जो टाइम लगे सुनिए, हम तो बता के जा रहे थे, हम तो जा ही रहे थे पतली गली से, छेड़ा तो आपने था, तो अब हमको संभालिए। क्योंकि बातचीत के दौर में या प्रशासनिक ऐसे अध्ययन के समय में बहुत सारे ऐसे विचार निखर करके आ जाते हैं जो तात्कालिक परिस्थितियों में नहीं समझ में आते हैं, लेकिन बाद के लिए बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो आज आपको ना समझ में आए, समझिए वो कल के लिए है। जैसे आप सभी प्रतियोगी हैं, कोचिंग है, किताब है, फलाना, बस एक बार बहुत है, एक बार विषय समझ लिया, राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन जान लिया, अब आप दबा के मेहनत कीजिए। किताब बदलने से, अखबार बदलने से, मैगजीन बदलने से, ऐसा कुछ बदलने से बहुत होता नहीं है, कर गुजरने से जरूर हो जाता है। अब रिक्स ने पहले तो एग्रिया, इंडस्ट्रिया, फिर ट्रांसिटिया बताया, अब ट्रांसिटिया, अब साइंटिफिक उसके पास प्रूफ नहीं है कि ये समाज कैसे आगे बढ़े, मतलब ये कैसे सिद्ध हुआ कि यही समाज है। भारत में एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री है और अमेरिका में इंडस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर है। दोनों तो दोनों में है, कम ज्यादा हो सकता है रेशियो। अमेरिका के 9% किसान हैं, अमेरिका में, वहां की आबादी का 9% किसान है। 3 करोड़ अमेरिका में किसान खेती बाड़ी करते हैं लोग, 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, 9% किसान है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास वहां खेती बाड़ी करते हैं लोग, ठीक है। तो 33 करोड़ में अगर 3 करोड़ खेती कर रहे हैं तो कर तो रहे हैं, और गेहूं उत्पादन बहुत कर रहे हैं, चाइना में बहुत करते हैं, लेकिन उसके यहाँ पर हेक्टेयर में जो अनुपात है उत्पादन का, वो हमसे 2.5 गुना है। तो हम 2.5 गुना में खेत में जितना लेते हैं, वो उससे 2.5 गुना कम में ले लेता है उत्पादन। तभी तो इतनी बड़ी, क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चर लैंड कम है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को। चाइना 96 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, जो भारत से सीधे 3 गुना बड़ा है। चाइना इंडिया से क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है, एग्रीकल्चर लैंड में हमसे फिर भी छोटा है। उसके पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है जितनी हमारे पास है, लेकिन कम होने के बावजूद उसके उत्पादन का दर ज्यादा है। जितना हम 1 बीघे में गेहूं चावल पैदा करते हैं, वो 2.5 गुना पैदा करता उतने में। ये समझ गए हैं?
इसका पिटारा जो अगला नेक्स्ट स्टेप है कि साइंटिफिक ऐसा क्या किया जिसको लोगों ने, दुनिया ने माना। अभी दुनिया ने नहीं माना, दुनिया मानेगी कल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।